हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बोल देने से ऐसा नहीं समझना ना कि ये सारे चैप्टर का सॉल्यूशन है, इसका नाम सॉल्यूशन है और वही चीजें आपको पढ़नी है। पर बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअल में दो पार्ट में क्लासिफाइड है, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज बहुत हाई हो जाता है। कौन से दो पार्ट में क्लासिफाई है? तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में आप लोग को डिटेल स्टडी करना पड़ता है और इसका मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड करा रखे हैं जो सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सेकंड पार्ट में आपको पढ़ना रहेगा, कुछ साइंटिफिक लॉज आएंगे जैसे हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर क्या है, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके टाइप्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और लास्ट में आप लोग वांट ऑफ फैक्टर के साथ इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट, मतलब अब हम इंटर करने जा रहे हैं द रियल सॉल्यूशन में। तो चलो सॉल्यूशन में इंटर तो करें, उससे पहले ये तो जानो कि भैया सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या वर्ड है। तो क्लास 9th से ही आप लोग ये चीज समझते हैं कि सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जो विलयन है वो विलय और विलायक का मिश्रण है। ठीक है, देखो हिंदी बोलना ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत मेहनत से तो दोनों लैंग्वेज पे कमांड हुआ है। तो इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि जब आप लोग सॉल्यूट में सॉल्वेंट को या सॉल्वेंट में सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे तो उससे क्या जनरेट हो जाएगा? सॉल्यूशन। अब एक बच्चे को ये सवाल आ सकता है, का सर ऐसा है का कि एक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो, क्या ऐसा जरूरी है? तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है ना, ये समझ लो एक फैमिली है, एक परिवार है, उसमें कम से कम दो लोग आने चाहिए। भाई फैमिली में तो दो लोग होते ही है ना, ठीक है, कम से कम दो लोग होने चाहिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर 10 लोग भी हैं, मतलब अलग अलग सॉल्यूट है, अलग अलग सॉल्वेंट है और उनका मिक्सिंग किया गया, तो भी आप उसको सॉल्यूशन नाम दे सकते हो। समझ में आ रहा है? बट मिनिमम फैमिली में कितने मेंबर होने चाहिए? 2। अब बात करेंगे सॉल्यूशन, तो समझ में आया कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा। तो भैया सॉल्यूशन के जो टाइप है ना, मैटर के स्टेट ही याद कर लो कि भैया सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप हम लेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन नाम लेते ही आप इतना समझ जाना कि भैया इसका जो सॉल्वेंट स्टेट है ना, ठीक है, सॉल्वेंट कौन होता है? जो घोलता है। जैसे नमक और पानी में, पानी नमक को घोल रहा है इसलिए वो सॉल्वेंट है, और नमक जो घुलता है, सॉल्यूट कौन है? जो घुलता है, तो नमक किसका रोल प्ले करेगा? सॉल्यूट का। क्लियर है? घोलने वाला सॉल्वेंट, घुलने वाला सॉल्यूट। और जनरली सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से कम लिया जाता है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में ज्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पार्ट सॉलिड रहेगा और जो सॉल्यूट पार्ट है ना वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी चलेगा। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा ऑब्वियस है, क्या आने वाला है? लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट पार्ट लिक्विड रहेगा और सॉल्यूट पार्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी चल सकता है। ठीक है, और थर्ड रहेगा हमारा ऑब्वियस है गैसियस सॉल्यूशन, ये गैस सॉल्यूशन। तो ये हैं हमारे बच्चों सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप। अब देखो हमको ये सब में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, बात बात में आप घुलने घुलाने की बात हो रही है। क्लास 10 का हमारा वाइवा का एग्जाम था। ठीक है, अब 10th में क्या होता है, एक्सटर्नल तो बाहर से आते हैं और उनके हाथ में हमारे मार्क्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो मार्क्स रिजल्ट में जुड़ते हैं, तो बड़ा टेंशन रहता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन जितने भी स्कूल के एकदम दुलरुआ लोग रहते हैं ना, साल भर जो टीचर के नाक में दम कर दिए रहते हैं, वो सब सुधर के आते हैं, जुल्फे कैसी संवर गई रहती है, उस दिन आपको देखते बना होगा। आप सबने 10th का प्रैक्टिकल फेस किया होगा। तो मेरे एक दोस्त थे, वो विकट विद्वान ना, विकट विद्वान। उनसे पूछा गया कि क्लास 10 में देखो लाइट, प्रिज्म, ये सब तो पढ़ना ही रहता ना, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो उनसे ये पूछा गया कि भैया प्रिज्म को पानी में डालोगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ चेंजेस आएगा। पर दोस्त तो मेरा विकट बुद्धिमान,
बहुत सोचा ना, ऊपर देख रहा है, पता नहीं ऊपर देखने से कौन आंसर बताने वाला है। फिर बहुत सोचने विचारने के बाद, सर प्रिज्म को पानी में डालोगे डूब जाएगा। वो एक्सटर्नल इतना जोर से गुस्साया बच्चों कि मतलब कॉपी वॉपी फटक दिया, नॉनसेंस बोल के पूरी हमारी ग्रुप को बाहर कर दिया। बाहर निकल के हम लोग चिल्ला रहे, अरे डुबा दिया, अरे डुबा दिया, प्रिज्म डुबाया, हमको डुबाया। तो ऐसे ऐसे तो वाक्य हैं जीवन में, तुम लोगों की लाइफ में ऐसे मित्र मिलेंगे ही जिनकी सारी बेवकूफियों को आपको झेलना पड़ा होगा। चलो, जोक्स है सारी चीजें, अब हम लोग थोड़ा पढ़ाई में आते हैं। ठीक है, अभी तो आपने सॉल्यूशन जाना, बस उसको जानना बस था। मेन मुद्दा जो हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेपर प्रेशर। क्या पॉइंट है? वेपर प्रेशर। नाम से ही क्लियर है, वेपर प्रेशर का मतलब ही क्या है कि भैया प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस, ऑन लिक्विड सरफेस। मतलब कि मान लीजिए मेरा एक कंटेनर है और उसमें लिक्विड पूरा भरा पड़ा है और आप उसको हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना वो थोड़े समय बाद क्या होने लगेंगे, स्टीम या वेपर बन के क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। क्लियर वाली बात है? उन्हीं मॉलिक्यूल्स जो पहले लिक्विड स्टेट में थे अब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, गैसियस स्टेट में, मतलब बन गए हैं वेपर, और वो वेपर इस लिक्विड के ऑब्वियसली ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ओवर लिक्विड बोला ना, ये वेपर ओवर लिक्विड। ठीक है, तो ये जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। पर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई है ना। फर्स्ट कंडीशन, अगर मान लीजिए मेरा जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है, खुला हुआ बर्तन है एक, और आप उसको हीट कर रहे हो, तो भैया जब आप उसको हीट करोगे ना तो उसकी हीटिंग से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ब्रेक करेंगे, और लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। इवेपोरेशन हो रहा है ना, और वो सारे के सारे गैस क्या हो रहे हैं, या उड़ जा रहे हैं। जब वो गैस कलेक्ट ही नहीं हुआ, वो वेपर कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो क्या वेपर प्रेशर हो पाएगा, क्या नहीं। मतलब आप पहला पॉइंट तो यहीं से समझ गए कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट वर्क फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में तो आप इसको वर्क कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा का सारा जो वेपर है वो वेपरेट होके क्या हो रहा है, एस्केप आउट कर जा रहा है, बाहर उड़ जा रहा है, छूमंतर हो जा रहा है। ठीक है, वेपर इकट्ठा ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहीं से आप समझ गए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ओनली वर्क इन क्लोज्ड सिस्टम। केवल कहां के लिए वर्क करेगा, तो क्लोज्ड सिस्टम, मतलब कि अगर सिस्टम पूरी तरह से पैक रहे और वहां पर आप हीट करें, उस समय जो वेपर बनेगा वो वेपर प्रेशर जनरेट कर पाएगा। जैसे आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा ही है, तो भैया प्रेशर कुकर को तो पहले पैक तो करो, तब तो उसमें हीटिंग के बाद वेपर बनना शुरू होगा, और वो अंदर ही अंदर क्या जनरेट कर रहा होगा, वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा होगा। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ है वेपर का प्रेशर पर सिस्टम को पहले क्या लेना, क्लोज्ड। एक और चीज प्यारे बच्चों, जब आप लोग प्रेशर कुकर का मैंने एग्जांपल दे दिया, मान लो मैं हीट दे रहा हूं प्रेशर कुकर को, अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, वेपर बनता है, और वो वेपर क्या बना रहा है, एक्सर्ट कर रहा है कुकर के अंदर से प्रेशर। और अगर ये लंबे टाइम तक होता है ना तो बहुत ब्लास्ट भी हो जाता है ना, कई बार ऐसे इंसिडेंट भी आपने सुने ही होंगे। ठीक है ना, अगर देखे नहीं होंगे तो देखने की जरूरत भी नहीं है ना भाई, डेंजरस है वो चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम क्या है हमारा, पहले से क्लोज है। आप प्रेशर कुकर में ये नोटिस किए होंगे कि जब आप कुकर का ढक्कन हटाते हैं ना तो आप पाते हैं, ये तो चीज क्लियर है कि भैया लिक्विड वेपर बना है, मतलब लिक्विड गैस बना है, बट कुकर के ढक्कन में ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने मिलता है। मतलब गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हुआ है, तो लिक्विड गैस बन रहा है और गैस कंडेंसेट होकर लिक्विड बन रहा है। मतलब यहां पर क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब आप एक लाइन में अब आप डेफिनेशन बनाइएगा कि इन क्लोज्ड सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। बात समझ में आया? तो वेपर प्रेशर के लिए सिस्टम का क्लोज होना और इक्विलिब्रियम पे आना जरूरी है। क्लियर? एक लाइन में बस मत बोल देना अरे वेपर का प्रेशर वेपर प्रेशर,
ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था बच्चों वेपर प्रेशर। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम उन फैक्टर्स पे भी थोड़ा बात करें। चलिए ये मैं फैक्टर्स ले रहा हूं ना। फर्स्ट फैक्टर में ले रहा हूं नेचर। किसका नेचर? तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सबका नेचर। आपने अभी देखा हीटिंग किए थे वाटर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या हुए, ब्रेक हुए थे और वही मॉलिक्यूल वेपर बने थे, और उस वेपर के प्रेशर को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या नाम दे रहे थे? वेपर प्रेशर। तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट लिख दिया है नेचर। नेचर में मैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों के नेचर के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए बस मैंने क्या लिख दिया? नेचर। आप समझिए कि जो अमाउंट ऑफ वेपर रहेगा, जो अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? वेपर के अमाउंट पे। जितना ज्यादा वेपर आप बनाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन कैसे? तो समझना कि अगर मान लो ये मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और यहां पर वेपर प्रेशर है, ठीक है। मान लो कि मेरा कोई भी एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, जो भी है सॉल्वेंट ही मान लेते हैं, वो लिक्विड स्टेट में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है, दैट मींस कि उसके मॉलिक्यूल्स ना स्ट्रांगली बाइंडेड है। स्ट्रांगली बाइंडेड है तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जब आप उसको हीट करोगे ना तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे, और जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक वो अपने लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे, वेपर बनाएंगे नहीं। और अगर वेपर बना नहीं तो वेपर प्रेशर कहां से आएगा भैया? बात समझ पा रहे हैं ना? मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो वेपर ही नहीं बन रहा है, मतलब वेपर प्रेशर क्या रहेगा? लोअर रहेगा। क्लियर? बहुत कम हो जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मतलब मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर पे भी जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वेपर में जितना ज्यादा वेपर बनाएगा ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर भी उतना क्या आएगा? हायर आएगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझना है कि सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर की वैल्यू। सेकंड पॉइंट प्यारे बच्चों, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो कॉमन सी बात है, जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट को, जो भी लिक्विड स्टेट में है, आप जब हीट करते हो तो उसके जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो क्या करते हैं? उस हाई काइनेटिक एनर्जी से ना इधर उधर मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड्स जब ब्रेक होगा तभी तो वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आएगा, और यही वेपर तो बाद में जाकर वेपर प्रेशर बनाएगा। क्लियर हो रही बातें? मतलब कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, उससे अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ेगा, और जब अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ेगा तो भैया वेपर प्रेशर की वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी। मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेपर प्रेशर के। तो अगर मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट बना दूं तो आप सीधे सीधे समझ पाएंगे ये राइजिंग प्लॉट बनेगा ऐसा, ठीक है। जब जब टेम्परेचर राइज करोगे अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करते जाएगा। एक तीसरा फैक्टर और है बच्चों, चलो मैं इसको थोड़ा सा फर्स्ट वाले को मिटा रहा हूं ना, तो थर्ड फैक्टर अब ये क्या रहेगा? तो ये रहेगा प्यारे बच्चों प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भैया, नॉन वोलेटाइल का मतलब ना जो खुद वेपर फॉर्म ना करे। लाइक मान लीजिए मैगी का खुद का कोई वेपर बनता है क्या? अब उसको सॉल्यूट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, हम बस ऐसा मान रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। मान लीजिए मैगी को पानी में आप लोग डालते हो तो उससे क्या बनता है? फाइनली एक सॉल्यूशन जैसा तैयार होता है, फॉर एग्जांपल। तो मैगी जो भी है उसका खुद का तो वेपर प्रेशर तो है नहीं ना, तो वो नॉन वोलेटाइल की तरह बिहेव करेगा, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, आप सभी लोग घरों में मैगी बनाए होंगे, इसको बस एक एग्जांपल के तौर पे मानना ना, कि जब मैगी बना रहे थे ना, किचन में गए हुए हो गए, ठीक है। मैगी बनाना तो खैर आजकल एक ट्रेंड में आ गया है, मुझे क्या बनाने आता है,
मैगी। तो बच्चों आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि डायरेक्टली ऐसा पानी में मैगी नहीं डाला जाता, पहले पानी बॉयल किया जाता है। जब वाटर बॉयल होता है तब उससे वेपर बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही बात है? और जैसे ही आप लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब मैगी को आप लोग उसमें जैसे ही डालते हैं तो बनता क्या है? सॉल्यूशन। पर जब ये सॉल्यूशन बन रहा होता है आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैगी जाता है वाटर में, जो पहले वेपर बन रहा था पानी के ऊपर वो गायब हो जाता है। इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ वेपर जो है सॉल्यूशन बनते ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आते ही अमाउंट ऑफ वेपर डिक्रीज कर गया, तो भैया वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से साफ बात समझ पाए कि अगर एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ये वोलेटाइल है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए तो उससे वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैगी बनाने में आप लोग देख सकते हैं। अपने आसपास छोटी छोटी चीजों में साइंस ढूंढो ना, मजा ही आ जाता है फिर पढ़ने में। अगर इसी चीज को थोड़ा सा मैं ऐसे लूं कि अगर मैंने सॉल्वेंट में एक वोलेटाइल सॉल्यूट को लाके ऐड कर दिया, वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिसका खुद का भी वेपर बने, लाइक दो लिक्विड है, आपने दोनों लिक्विड को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया और उसको आप हीट कर रहे हैं, तो भैया जब जो अगर एक ही टेम्परेचर पे जब वो इवेपोरेट करेगा ना तो लिक्विड ए का भी अपना वेपर आ रहा होगा, लिक्विड बी का भी अपना वेपर आ रहा होगा, दोनों कंबाइन होके एक्सेस अमाउंट ऑफ वेपर प्रोड्यूस कर रहे होंगे जिसके कारण वेपर प्रेशर भी हायर आएगा। तो अगर किसी सॉल्वेंट में आप वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। कारण क्या है कि आप एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें पढ़ रहे होंगे ना, आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही पढ़ेंगे। जैसे राउल्ट लॉ के जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आप उस समय देख पाएंगे कि ज्यादातर सवाल नॉन वोलेटाइल पे ही चलेगा। टेंशन ही नहीं रहेगा किसी दूसरे लिक्विड का अलग से वेपर प्रेशर की वैल्यू को कंसीडर करने की। तो ये थे हमारे फैक्टर्स। अब मैंने नाम ले लिया राउल्ट का, चलो अब हम राउल्ट लॉ को समझते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग सामने डाल लीजिए, दैट इज राउल्ट चचा का नियम। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। हाँ जी, राउल्ट जी ने क्या दिया था? तो सबसे पहले बात तो समझना ना, राउल्ट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन में हम लोग जनरली ज्यादातर किसको कंसीडर करेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो राउल्ट्स लॉ में द पार्शियल प्रेशर, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं फिर एक एक पॉइंट समझाऊंगा ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी constituents of solution is directly proportional to mole fraction of that constituent in the solution। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं राउल्ट लॉ कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक है सॉल्वेंट और ऑब्वियस है दूसरा कौन रहेगा? सॉल्यूट, और दोनों मिलकर क्या बनाए होंगे? सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों आप समझना बात को कि जो सॉल्वेंट होता है मैंने आपको हमेशा से सिखाया उसको ए लेना या 1 लेना, और जो सॉल्यूट रहेगा उसको आप बी से कंसीडर करना। तो ये क्या कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर आएगा ना, पार्शियल प्रेशर कहां? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? ए और बी। तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा ना वो उसके मोल फ्रैक्शन की क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये मान लो मेरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर बात सॉल्यूट की होगी तो जो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर आएगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा।
एक काम करता हूं, जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाऊंगा ना तो यहां पर एक नंबर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज पी नॉट ए इनटू क्या हो गया एक्स ए मतलब सॉल्वेंट। अगर बात सॉल्वेंट की हो रही तो सारी चीजें सॉल्वेंट की रहेंगी। सिमिलरली प्यारे बच्चों इस पीवी को अब आप लोग क्या लिखोगे, पी नॉट बी इनटू एक्स बी। अब अगर बात होगी कि यार ये पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट, एट प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब ही है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। लाइक मान लीजिए मेरा सॉल्वेंट वाटर है, तो जो प्योर वाटर है उस समय उसका जो वेपर प्रेशर आता है तो वो क्या कहलाएगा, पी नॉट ए। जैसे मान लीजिए पानी में आपने मैगी नहीं मिलाया है, पानी सीधे हीट हो रही है, उबलना शुरू हुआ है, उस समय का जो उसका प्रेशर है तो वो है आपका पी नॉट ए। ठीक है, और पीए क्या है दोस्तों, तो पीए है, पीए यहां से समझना, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन मतलब मैंने पानी में मैगी ऐड कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली आपने पहले क्या देखा कि पहले पानी बॉईल किया, वेपर बन रहा था, मैगी ऐड करते ही पूरा वेपर गायब हो गया, तो वेपर प्रेशर भी समझ लो एक हिसाब से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। पर एक समय के बाद फिर से तो वेपर फॉर्म करेगा ना, पर इस बार जो वेपर फॉर्म हो रहा है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एडिशन से बने हुए सॉल्यूशन का हो रहा है। ठीक है, तो वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा इन सॉल्यूशन। और नॉट लगे रहे या इसमें ओ लगे रहे तो आप समझ लेना ये प्योर स्टेट का रहेगा। सिमिलरली एक्स क्या है, तो आपको तो पता है एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वैसे यहां भी वही हाल होगा। पीवी क्या है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। पी नॉट भी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन इट्स प्योर स्टेट। कभी भी ऐसा ओ लग जाए ऊपर नॉट लग जाए तो समझ लेना बात प्योर स्टेट की हो रही है। और x भी क्या रहेगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये है आप लोग का राउट लॉ और ये बनता है उसका रिजल्ट। ये स्टेटमेंट था और ये रिजल्ट है, ये क्या बन गया, रिजल्ट्स बन गए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, चलो इसको आप लोग नोट करो, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, हो गया नोट, चलो हटा रहा हूं। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं पूरे सॉल्यूशन की ना, मैं बात कर रहा हूं भैया पूरे सॉल्यूशन की, तो पूरे सॉल्यूशन का अगर मुझे वेपर प्रेशर चाहिए, ठीक है, तो P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का क्या होगा, सम होगा। सिंपल सी बात है भैया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है उनको ऐड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस समय समझना मेरी बात कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं फॉर वॉलेटाइल, इसको ना मैं केस 1 नाम देता हूं। चलो यहां से केस 1, पहला केस है फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। हमारा सॉल्यूट कैसा है, वॉलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट अलग से वेपर प्रेशर फॉर्म कर रहा होगा। उस समय जो टोटल प्रेशर आएगा वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का क्या होगा, सम होगा। क्योंकि सॉल्वेंट को हम हमेशा क्या मान ले रहे हैं, लिक्विड। अगर लिक्विड मान रहे हैं तो भी उनका तो वेपर आना ही आना है, तो उसका वेपर प्रेशर भी आना है। बट इस बार हमारा सॉल्यूट कैसा है, वो वोलेटाइल है, मतलब आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किए, वो अलग से वेपर बना रहा है तो उसका खुद का भी वेपर प्रेशर होगा। उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। उससे वेरी इजी, आप राउट लॉ लगा लीजिए। ठीक है, तो राउट लॉ पी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, जो डाटा आपने नोट किया था। अच्छा बच्चे, ये जो राउट लॉ रहता है ना, ये केवल ना आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल केस। प्रैक्टिकली कुछ भी आइडियल नहीं होता ना। क्लास 11th में आप लोग आइडियल गैस चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप पूरा चैप्टर पढ़ के ये जाने होंगे कि आइडियल गैस तो बनती ही नहीं है, फिर लास्ट में आप रियल गैस का अलग से कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। तो आइडियल मतलब बस वो एक केस है, हाइपोथेटिकल केस, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी आइडियल नहीं है। तो भैया राउट लॉ बिना आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अब ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन, में बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, पर आपको अगर मैं बोल दूं आइडियल सॉल्यूशन आपको बनाना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ लो कि सॉल्यूशन तो रहे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो रहे, बट ना सॉल्यूट का प्रेजेंस ना नेग्लिजिबल रहे। जैसे मैं 10 लीटर वाटर में ना एक छोटा सा दाना ना, एक छोटा सा शुगर केन को, शक्कर के दाने को डाला, सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐड हो गए,
सॉल्यूशन तो कहलाया, बट ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का प्रेजेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ऐसे सॉल्यूशन को आप कंसीडर करना क्या, आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर बात आइडियल सॉल्यूशन की हो रही है, हालांकि यहाँ पर वो एग्जांपल सेट नहीं करेगा ना, क्योंकि हमारा शक्कर जो है वो वोलेटाइल नहीं है। फॉर एग्जांपल बस मैंने ऐसे आपको बता दिया, ठीक है, जैसे मैंने 10 लीटर पानी में 1 बूंद नींबू का रस डाला, अब बन गया हमारे इस सवाल के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां पर अगर बच्चों में राउट लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है, क्लियर हो गया। अगर मैं मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का अगर मैं प्लॉट करूं, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का, तो ध्यान देना ना क्या होने वाला है। मान लो यहां पर मेरा x से क्या है 1 है और xb क्या है 0 है। x से का 1 होना मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्योर सॉल्वेंट को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्योर सॉल्वेंट को। मतलब आप समझ लेना, मेरे पास एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है उसमें केवल प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड ए है। और यहां पर आप समझ लो कि यहां पर XA की वैल्यू 0 है, XB की वैल्यू 1 है। मतलब ये क्या है मेरा, ये प्योर सॉल्यूट का स्टेट है। B मतलब सॉल्यूट, खाली सॉल्यूट है, सॉल्वेंट का अमाउंट 0। तो ये दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें केवल और केवल क्या है, सॉल्यूट बस है। दोनों को अब क्या करना है, मिक्स करना है। तो ये जो बीच का रीजन आ रहा है ना इन दो लाइंस के बीच में, ये पार्ट जहां पर वो दोनों मिक्स होंगे, और जब भी मिक्स होंगे उस जगह को आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो ये पूरा जोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को। ये प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्यूट। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट के केस में जो वेपर प्रेशर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट से। किसका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का है इसलिए पी नॉट है। यहां प्योर सॉल्यूट है, इस समय जो वेपर प्रेशर आएगा उसको नॉट से रिप्रेजेंट करना है, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो भैया पी नॉट है, पी नॉट भी। अब आप बात समझना, यहां पर XB की वैल्यू क्या है, 0 है। XA क्या है, 0 है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 है। और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है। तो यहां से लेकर यहां तक आने में जो वेपर प्रेशर लग रहा है, वो वेपर प्रेशर किसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A, मतलब सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ना, पार्शियल वेपर प्रेशर इनसाइड द सॉल्यूशन। ये जोन कहां है, सॉल्यूशन में। भैया समझो, यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट ही 0 था, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी क्या है, 0। और यहां सॉल्वेंट का अमाउंट 100% है, तो वो अपने पीक वैल्यू को टच किया ना, 0 से कहां तक आया, पीक तक आया। इसलिए इस लाइन को क्या नाम दिया, PA लाइन, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली यहां पर आप समझिए, XB सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, 0, तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, सॉल्यूट का 0। पर यहां आते आते सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो गया, 100%, 1 मतलब 100%, तो वो अपने पीक वैल्यू को रीच किया। तो यहां से यहां तक आने में आप समझ पा रहे हो, जो लाइन आ रही है ये लाइन क्या कहलाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मतलब कि सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर। और इन दोनों को मिलाकर जो लाइन बनेगा वो बच्चों रहेगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दोनों का क्या रहेगा, समीशन रहेगा। तो होप सो ये डायग्राम आप सबको समझ में आया। ये डायग्राम किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉट गैस। ओके। अच्छा, एक और चीज, इसी को थोड़ा सा मैं एक्सपेंशन करना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो फॉर्मूला आया ना बच्चों, इसी को थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड कर दे रहा हूं कि आप सब लोग को पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू हमेशा कितनी आनी है, 1 आनी है, ठीक, ध्यान देना ना। तो XA की वैल्यू अगर मैं लेना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। इस रिजल्ट को मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, आप समझ पा रहे हो, P नॉट A इंटू 1 माइनस XB लिख दूं इस XA की जगह पे, प्लस P नॉट B XB, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको, तो P नॉट A माइनस, सिंपल। एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं, मैं XB को कॉमन करता हूं और पॉजिटिव रखा हूं ना सामने, मतलब ये वाला पार्ट आगे रख दिया और ये वाला पार्ट को पीछे रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, P नॉट B माइनस P नॉट A। ये आ गया आपका टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसी एक की मोल फ्रैक्शन के टर्म में लाना हो तो ऐसे करना, या इसी चीज को अगर मैं एक काम करता, इस XB की जगह पे 1 माइनस x से लेता, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनता, यहां पर क्या आता, P नॉट B, जहां A है वहां B करना ना,
तो एक्स बी की जगह पे क्या लेते एक्स ए, और अंदर में फिर क्या आ जाता पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये दोनों रिजल्ट बड़े यूजफुल रहेंगे, न्यूमेरिकल में कभी कभी यूज हो जाते हैं और डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, यहीं से बस आपने मोल फ्रैक्शन के इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दो नए रिजल्ट्स बना लिए। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट करो, और ये ग्राफ भी आपको ठीक से समझ में आया, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं हटा रहा हूं इसको, ओके। एक काम और करते हैं हम लोग, आपने राउट लॉ तो समझा कि भैया राउट लॉ का मतलब ही क्या है। तो राउट लॉ का मतलब ही है कि पार्शियल प्रेशर जो आता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या ऐसा बोलना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू, आपने ये पढ़ा था ना, ठीक है, पी की वैल्यू आपने क्या पढ़ी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बात। सिमिलरली ऐसे ही आपने पीवी की वैल्यू पढ़ ली थी, पी नॉट बी एक्स बी। ये था आप लोग का राउट लॉ। ये किसका लॉ था, राउट लॉ। राउट लॉ किसके लिए वैलिड है बच्चों, सॉल्यूशन के लिए। आप लोग जब क्लास 11th में थे ना, तो एक और लॉ आया था, दैट इज डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ, डाल्टन्स लॉ। और ये किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, ये किसके लिए वैलिड रहता है, तो वैलिड फॉर गैस एंड वेपर। भैया वेपर को भी तो गैस ही कंसीडर करोगे क्या। उस समय आप लोग क्या देखते थे कि मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर में मेरे पास दो ऐसे गैस भरे हुए, ए और बी। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेता था, ए मान लो ए मेरा एक सॉल्यूशन है और बी एक सॉल्यूशन है, ए के नंबर ऑफ मोल Na है, बी के नंबर ऑफ मोल Nb है, तो आपको भैया ए और बी दो है गैस उसमें, और दोनों अपना अपना प्रेशर लगा रही है। टोटल कंटेनर का जो प्रेशर आता है वो क्या आता था, पी आता था, या पी टोटल बोलो, सिंपल। आपको पता करना रहता था कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लाना है तो वो कितना आएगा, तो वो आप लोग ऐसा लेते थे, अगर डाल्टन्स लॉ याद आ रहा होगा तो, इनटू पी टोटल। कहने का मतलब ये Na अपॉन Na प्लस Nb की वैल्यू ही क्या होती थी, XA इनटू पी टोटल। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या आता था, XB इनटू पी टोटल। मतलब कि डाल्टन्स लॉ जो किसके लिए वैलिड था, गैसेस के लिए, उस समय आपका जो पार्शियल प्रेशर आता था वो कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के क्या आता था, प्रोडक्ट आता था। सेम उसी तरह तो यहां भी हुआ है। यहां किसके लिए बात हो रही है, लिक्विड के लिए। इस समय लिक्विड के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है ना, वो प्योर स्टेट में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या है, प्रोडक्ट जैसा आ रहा है। तो ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है, रिजल्ट तो सिमिलर दिखेगा, पर फर्क क्या है वो याद रखना कि बच्चों यहां पर ना इस सॉल्वेंट का या इस सॉल्यूट का प्योर स्टेट का प्रेशर लेना, और डाल्टन में क्या लेते थे, टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, याद रखना। न्यूमेरिकल बनाऊंगा ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट डाल्टन्स को बस मैंने इसलिए दिखा दिया कि आपको अभी ये यूज करना पड़ेगा जब बात गैस की होगी। क्यों, क्योंकि हम तो लिक्विड के बाद तो वेपर ही बनाएंगे ना। अगर पूछ देगा कि वेपर बनने के बाद का उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है, वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है, क्या सेम आएंगे, नहीं आएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए आपको डाल्टन्स लॉ को बताया गया, और वो सवाल में एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे यूज करना है। तो चलिए अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं, हमारे राउट लॉ को तो हमने समझ लिया, इसको अब सवाल में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा पार्ट आप लोग नोट कर लो। अच्छा, न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक केस छूट गया है। ठीक है, राउट के लॉ को लगाना है हम लोग को फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वही एग्जांपल ले लिया मैंने पानी और मैगी का। मैगी थोड़ी वेपर फॉर्म कर रहा है भाई। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, मतलब आप समझ गए कि सॉल्यूट का मतलब भी, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ बी आता है ना प्योर स्टेट में, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मतलब वेपर तो फॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो उसका प्रेशर क्या आया, जीरो। कब, प्योर स्टेट में। तो चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आएगा, सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है राउट लॉ के हिसाब से, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी की वैल्यू अभी लाए हो कितना, जीरो। इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी
मतलब सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। कब के केस में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में। अगर प्यारे बच्चे इसी तरीके से मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर हमेशा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यहां पर जो टोटल प्रेशर, इसको पी से रिप्रेजेंट करो तो पी ए क्या होता था, पी नॉट ए एक्स है, और पी बी कितना होता था, 0। अभी तो लाया नॉन वोलेटाइल का केस चल रहा है ना, क्लियर। तो यहां से आप लोग देख पाएंगे कि P इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट ए एक्स ए, और यही P नॉट ए एक्स ए किसके इक्वल है, P ए के। इसी की जगह पे तो हमने रिप्लेस किया था ना, ठीक। तो यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि अगर मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर मेरा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो प्यारे बच्चों जो टोटल प्रेशर आएगा ना, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, वो सीधे सीधे सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर की क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to partial pressure of solvent। डायरेक्टली किससे इक्वेट करना, सॉल्वेंट। इसको पार्शियल प्रेशर मत बोलो, इसको टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लो, ठीक है। जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो सीधे सीधे किसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, सॉल्वेंट के, ठीक है। क्योंकि भैया वेपर तो केवल सॉल्वेंट अकेला कर रहा है ना, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, वो वेपर बना ही नहीं रहा, तो उसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है वो केवल किसके कंट्रीब्यूशन से आ रहा है, सॉल्वेंट के। इसीलिए डायरेक्टली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। कब के लिए, अगर हमारा सॉल्यूट क्या रहा है, नॉन वोलेटाइल है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बच्चों नोट करो, फिर अब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, मजा आने वाला है। चलिए डियर स्टूडेंट, तो ये एक सवाल हमारे सामने है कि 2 मोल of liquid A and 3 मोल of liquid B is mixed to form an ideal solution। अब आइडियल सॉल्यूशन बोलते ही आप ये बात समझ गए कि भैया अब तो राउट चिचा का लॉ लगने वाला है, नो डाउट, ठीक है। इफ वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट ना, देखो पहले तो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करना सबसे पहला काम। बोल रहा है ए और बी दो चीज है हमारे पास, दो सॉल्यूशंस हैं। ए के कितने मोल्स हैं, तो ए के 2 मोल है, और बी के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3। साथ ही साथ में आपको यहां पर एक चीज आगे बोल रहा है, इफ द वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट ऑफ ए एंड बी आर 100 मिलीमीटर Hg एंड 150 mmHg रिस्पेक्टिवली। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पी नॉट ए प्योर स्टेट बोला है ना, पी नॉट ए इसकी वैल्यू दी है 100 mmHg। सिमिलरली पी नॉट बी की वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज 150 mmHg। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर लाना है तो उसके लिए पहले तो मोल फ्रैक्शन लाना पड़ेगा ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, एक्स ए की वैल्यू ला लो, वो क्या हो गया, Na अपॉन Na प्लस Nb। Na कितना है, 2 अपॉन 2 प्लस 3, दैट इज एक्स ए की वैल्यू प्यारे बच्चों को मिल गई 2 अपॉन 5। सिमिलरली Xb जो लाना होगा वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से पता है, एक बार नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, मतलब सीधी सी बात है कि आपको टोटल मोल फ्रैक्शन भी पता चल चुका है। आपसे डिमांड किया गया था टोटल प्रेशर ना, टोटल प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ए और बी दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल में कहीं भी जिक्र नहीं किया ना कि नॉन वोलेटाइल लेना है। इनफैक्ट प्योर स्टेट में तो इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर दिया हुआ है ना, मतलब कि ये क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, वोलेटाइल वाला सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है, तभी तो दोनों का वेपर प्रेशर कंसीडरेबल है। तो भैया यहाँ पर पीए की वैल्यू, राउट लॉ याद आया, पीए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, पीबी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। डाटा उठा उठा के रखते जाओ। पी नॉट ए की वैल्यू दी हुई है 100, एक्स ए मैंने ला लिया 2/5 प्लस पी नॉट बी की वैल्यू है 150 और एक्स बी की वैल्यू आ गई है 3/5। सॉल्व कीजिए 20 और ये 40 प्लस यहां से ये सॉल्व कीजिएगा कितने में जाएगा, 30 × 3 90, टोटल कितना आ गया
130 mmHg। ये क्या आया? टोटल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना है सॉल्व। चलो नोट करो। चलिए मेरे बच्चे एक और सवाल। क्या बोल रहा है कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ ए कोई है सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी है, एट प्योर स्टेट इज 0.8 atm। चलो सवाल उठाते हैं हम लोग। फिलहाल बात कहाँ कर दिया? प्योर स्टेट की। मतलब कि ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना मिल गया है? 0.8 atm। वेरी इजी। आगे कह रहा है इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नाम लेते ही ना मैं समझ गया कि प्योर स्टेट में है। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट भी है ना, कितना आने वाला है? 0। क्यों आने वाला है? क्योंकि ये कैसा है? ये नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल तो कोई वेपर ही नहीं बनाएगा ना, तो उसका वेपर प्रेशर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। एडेड टू फॉर्म अ आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों को ऐड करके ना सॉल्यूशन आइडियल बनाया। आइडियल बोलते ही आप समझ गए, राउट लॉ एक्टिव। ठीक है, एक्टिव मोड में आ गए हम लोग। आगे कह रहे हैं देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0.6 atm। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया ना 0.6 atm। बात समझना ना, जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे बच्चों, तो आप हमेशा जानना ना, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा ना उसकी वैल्यू डिक्रीज ही करेगी। जैसे पानी उबल रहा था, वेपर बन रहा था, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल मैगी को लाके जैसे ही ऐड किया, तो अब जो सॉल्यूशन बना, आपने देखा मैगी ऐड करते पूरा वेपर गायब हो जाता है, फिर थोड़ा समय लगता है और वो थोड़े समय बाद वापस से वेपर फॉर्म करता है। मतलब कि पहले से जो वैल्यू थी, पहले वैल्यू प्योर स्टेट में सॉल्वेंट की कितनी थी? 0.8 atm। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलते ही अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो पहले से कम ही आएगा, और यहीं पर वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू बढ़ जाती। यहाँ फिलहाल कम हो गई है। आपसे बोल रहा है मोल फ्रैक्शन किसका लाना है? सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब बी का लाना है। वेरी इजी। चलो बच्चों, आपको तो फॉर्मूला पता है कि टोटल प्रेशर क्या होता है? पीए मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर। सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर राउट लॉ लगाऊं मैं? बिल्कुल लगाऊं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या बोल दिया है? आइडियल। और राउट लॉ के हिसाब से क्या होता है? पीए की वैल्यू ही तो पी नॉट ए एक्स ए होती है, पीबी की वैल्यू ही क्या होती है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ आप डाटा रखना शुरू कीजिए ना। यहाँ आप जैसे डाटा रखेंगे, पी की जगह पे आपने रखा 0.6, पी नॉट ए की वैल्यू है 0.8 इंटू एक्स ए, ठीक, प्लस पी नॉट बी की वैल्यू है 0 ना, ठीक, इंटू मतलब यहाँ पर इंटू हो रहा है एक्स बी। ये पार्ट तो हटा दो, कोई काम का है नहीं हमारे। तो आप यहां से पाओगे 0.6 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू हमको बच्चों मिल गई, दैट इज 0.6 अपॉन 0.8 मतलब 6/8 मतलब 3/4। 3/4 का मतलब ही होता है 0.75। एक बात तो हम सबको पता है कि भैया एक्स ए और एक्स बी का सम हमेशा कितना होना है? मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना है? 1 होना है। मतलब कि एक्स बी इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स ए। एक बार एक का मोल फ्रैक्शन आ जाता है ना, तो दूसरे का तो ऑटोमेटिकली तैयार है ना। तो आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको निकालने बोला गया था, ये इजीली ला पाएंगे। एक्स ए का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.75 माइनस किया आपने, फाइनल डाटा एक्स बी की वैल्यू आ गई, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 0.25। तो सवाल कितने इजी हो रहे हैं, बस वो आपको थोड़ा थोड़ा सा घुमाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक और सवाल हमारे सामने आ गया, और ये सवाल ना सीखने के हिसाब से ना बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक है, कैसे अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, सबको एकदम आपको एक्सप्लेन करा के देगा ये। सवाल क्या कहता है और डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, चलो उस पर काम करते हैं। बोला द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन आर 160 एंड 60 mmHg। मतलब मान लीजिए हमारे पास ना जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बेंजीन और टॉलुइन के मिलने से बन रहा है। बेंजीन का प्योर स्टेट में, इसको बेंजीन को मान लो मैं ए मान लिया, और टॉलुइन को मैं क्या मान ले रहा हूं? बी। बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दिया है? 160 mmHg।
ठीक है, डाटा पहले ना, पूरा सवाल कभी पढ़ना ही नहीं है, डाटा उठाना शुरू करो। टॉलुइन का वेपर प्रेशर, मान लीजिए टॉलुइन को बी माने हो ना, तो इसी को सॉल्यूट मान लो, ठीक है। ये कितना हो रहा है 60 mmHg, चलो कोई बात नहीं है। आगे बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, सवाल में यही ट्विस्ट है। क्या है, कैसे बनाएंगे तो आगे देखना ही है। ये वेपर फेस बोल के ना बवाल कर दिया ये, ठीक है, समझ में आएगा अभी। इन कांटेक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। अच्छा, ये इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन का मतलब समझे, कि मैं मान ले रहा हूं कि मेरा बेंजीन का जो नंबर ऑफ मोल है ना, बेंजीन मतलब A, वो 1 मोल है, तो भैया टॉलुइन भी कितना मोल है बच्चों, 1 मोल है, इक्विमोलर है। मैंने मान लिया कि 1 मोल है। तो यहां से अब आप समझ पाएंगे कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन लाना है, क्योंकि भैया अगर आप सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के सवाल बना रहे ना, तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग पहले मोल फ्रैक्शन ला लो। ऐसे ही XB की वैल्यू आ जाएगी NB अपॉन Na प्लस NB, इक्विमोलर था तो आप लोग सीधे सीधे समझ गए कि XA की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और वैसे ही XB की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। इक्विमोलर है तो मोल फ्रैक्शन भी उनके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। 1/2 XA XB की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि भैया मोल फ्रैक्शन लाना है बेंजीन का कितना वेपर फेस में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने तो XA ला लिया, XA की वैल्यू कितनी है, ये 1/2, तो XA क्या है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो खुश मत हो जाना ना कि सर मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का कितना 1/2 0.5, गलतियां हो जाएंगी, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है ना, पहले से आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्यों, क्योंकि बच्चों आप जो ये मोल फ्रैक्शन लाए हो ना बेंजीन का, ये लिक्विड स्टेट में है। ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है। और आपसे डिमांड कर रहा है कि वेपर फेस में, मतलब जब आप हीट करोगे वो लिक्विड जब स्टीम या वेपर बन के उड़ रहा होगा, वेपर फेस गैसियस फेस में, उस समय आपको मोल फ्रैक्शन लाना है। और याद रखना, एक ही कंपाउंड, मतलब मैं अगर बात बेंजीन की कर रहा हूं तो सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन दोनों इक्वल नहीं आने वाले, ये याद रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने इस सवाल को बोला कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्चुअल सवाल है ये। अब ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करना। तो फिलहाल तो मुझे जितना पता है मैं तो उसको अप्लाई करूंगा। मुझे पता है कि इतना सब देने के बाद मैं राउट लॉ तो लगा ही सकता हूं, तो राउट लॉ लगा लीजिए। राउट लॉ क्या कहता है, P इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB, और PA क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज P0 AXA। जितना डाटा, इसलिए हम हमेशा कहते हैं पेन चलना चाहिए, सवाल में क्या पूछा नहीं पूछा सब बनेगा और बनना होगा, बशर्ते आप ना पेन चलाओ और जो छोटी छोटी बातें आपको पता है उसको एग्जीक्यूट करते रहो। तो यहाँ पर तो मुझे इतना ही पता था, P0 की वैल्यू निकल के सामने आ गई है 160 into XA की वैल्यू मैंने ला ली है कितना 1/2 प्लस P0 भी बच्चे कितना है 60, दिख रहा है, into XB की वैल्यू 1/2। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तब आप पाएंगे PA की वैल्यू कितनी आ चुकी है 80 प्लस PB की वैल्यू कितनी आ चुकी है 30, और टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर आया है वो आया है 100 mmHg। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये 80 किसकी वैल्यू आई है, PA की, और 30 किसकी वैल्यू आई है, PB की, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड या बेंजीन मान लो, कहां पे, सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड स्टेट में। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहां तक तो आपने टोटल प्रेशर ला लिया, ठीक। अब हमको, ये थोड़ा सा मैं पार्ट हटा रहा हूं ना, अब इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। हमसे पूछा गया है कि वेपर फेस में बात करनी है, कहां बात करनी है, इन वेपर फेस। तो याद रखिएगा, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है कि वेपर फेस में ना आप किसको अप्लाई करोगे, अप्लाई डाल्टन्स लॉ। किसको अप्लाई करना है, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लो आपके A और B दो यहां पर हमारे सब्सटेंसेस हैं सॉल्यूशन में, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A आता है वो एक्चुअल में क्या आता है भैया XA into P टोटल। बट ऑब्वियस सी बात है कि अभी आप लोग XA की वैल्यू 0.5 ले चुके हो, इसलिए इसको XA ना लेके बच्चों हम लोग क्या ले लेते हैं YA।
आप समझ रहे हो ना, मोल फ्रैक्शन ही है, ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ही है। ऐसे ही अगर मैं पीवी की वैल्यू लाना चाहूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वाई बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल, ठीक है। डाल्टन्स लॉ गैस के लिए हमेशा डाल्टन्स लॉ लगाना ना, वेपर फेज मतलब गैसेस स्टेट में आ गए, अब राउट से काम नहीं चलेगा, अब किससे काम चलाना है, डाल्टन से। और डाल्टन्स लॉ और राउट लॉ में यही डिफरेंस है कि डाल्टन्स लॉ में आप लोग ना क्या इसका मल्टीप्लाई करते हो, टोटल प्रेशर का, और राउट लॉ में आप लोग किसका मल्टीप्लाई करते हो, राउट लॉ में आप किसका मल्टीप्लाई करते हो, तो प्रेशर एट प्योर स्टेट। यही दो डिफरेंसेस हैं, इसलिए दो अलग अलग लॉज हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, और कौन सी स्टेट में कौन सा लॉ लगाना है इस बात को भी ध्यान में रखना। सॉल्यूशन की बात होगी राउट लगेगा, गैसियस फेज की बात होगी, वेपर फेज की बात होगी, डाल्टन्स लॉ लगेगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पीए की वैल्यू मान लो हमने ली है, पीए की वैल्यू तो मैंने ला ली है ना, यही पीए कितना है, 80 है ना, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हमको सवाल में तो यहाँ से साफ साफ दिख जा रहा था पीए कितना है 80 mmHg और पीवी कितना आया था 30 mmHg। तो यहाँ पर इस वाले डाटा में रखिए, पीए की जगह पे हम लोग कितना रखे 80, ठीक है, रख दिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लाना, बेंजीन को तो ए माने थे, इनटू पी टोटल, पी टोटल यही तो है, सॉल्यूशन का प्रेशर ही तो टोटल प्रेशर है, वो कितना है 110। आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जिसको YA के फॉर्म में लिख दिया हूं, घबराना बस मत, वो 80/110 आ जाएगा। सॉल्व किए तो दिस इज 8/11, सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 0.80 हो गया, 11 7 जा 77, फिर वो 30 बन गया, 11 2 जा फिर 8 जा, ऐसा चलेगा तो वो अपन कितना ले सकते हैं 0.73। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.73। अगर टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन पूछता 0.27, दोनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये निकला, यहाँ पे डाल्टन लॉ भी यूज हुआ, राउट लॉ भी यूज हुआ। ये किसके थ्रू था, ये राउट लॉ है, फ्रॉम राउट्स लॉ। प्यारा सा सवाल ना, किस समय किस लॉ को लगाना है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। और बच्चों ऐसे सवाल आप लोग के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी हैं। देखो हमने कॉन्सेप्ट को तो समझा, एक दो सवाल हमने न्यूमेरिकल भी बनाया ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत बढ़िया ग्रिप रहे, और कोई भी सवाल आपको आए आपसे लगना चाहिए, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस में आप लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इस टाइप के राउट लॉ से रिलेटेड जितने भी सवाल है उनको ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर्स के मार्केट में चैप्टर वाइज करके बुक्स आती हैं, हर चैप्टर का इंडिविजुअल सेगमेंट के क्वेश्चंस उसमें देता है, उससे ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और जब दोनों मिल जाएंगे ना तो कमाल नहीं बवाल होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया बवाल लेकर आते हैं, तब तक के लिए